गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, मैंने पिछले टॉपिक में आपको एक समान गति के लिए स्थित समय ग्राफ समझाया था। आज उसी चैप्टर में अगला टॉपिक हमारा है वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ध्यान से देखिए, सरल रेखा में जब कोई वस्तु चलती है अर्थात गतिमान होती है तो वस्तु के भिन्न भिन्न यानी अलग अलग समयों पर उसके वेग को नापकर यदि वेग v तथा समय t के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त ग्राफ ही वेग समय ग्राफ कहलाता है। और इस ग्राफ में समय t को हम x अक्ष पर और वस्तु के वेग v को y अक्ष पर निरूपित करते हैं। अब देखिए, उसी से संबंधित वेग समय ग्राफ से हम किसी गतिशील वस्तु के विस्थापन को कैसे ज्ञात करते हैं और इसके विषय में जानते हैं। अर्थात यह है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके लिए देखिए एक फिगर दिखाया गया है, एक्स अक्ष वाई अक्ष। एक्स अक्ष को हम समय टी से और वाई अक्ष को वेग v से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए वस्तु ए बी है, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम जानते हैं जब कोई वस्तु एक समान वेग से गति करती है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता और इस अवस्था में एक्स अक्ष के समांतर ही एक सरल रेखा ए बी प्राप्त होती है। ठीक, अब देखिए ध्यान से इस चित्र को। यहाँ पर वेग यानी एक समान वेग से गति के लिए वेग समय ग्राफ में सरल रेखा ए बी प्राप्त होती है, जिसमें टाइम यानी समय t1 व t2 पर वस्तु का वेग कितना है v है। अतः वस्तु को चित्र में देखिएगा, बिंदु C से D तक जाने में कितना समय लगेगा, सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। तो देखिए चित्र में समय बराबर हमारा बन जाता है, समय इक्वल कितना बनेगा, हम t2 में t1 घटा देंगे तो हमारा बिंदु C और D के बीच लगा समय निकल आएगा। और चूंकि वेग बराबर देखिए हमारा क्या है, ये नियत है यानी v है। अब हम पीछे पढ़ चुके हैं सूत्र में, विस्थापन इक्वल क्या होता है, वेग गुणे समय होता है हमारा। ठीक, अब वेग की जगह तो हमने v लिखा और समय की जगह पर देखिए हम क्या लिखेंगे, t2 माइनस t1 ये लिखा। ठीक, अर्थात देखिए अब ये विस्थापन बन गया हमारा। विस्थापन अर्थात वस्तु का विस्थापन बराबर, देखिए चित्र में छायांकित भाग, देखिए वेग और समय के बीच घिरा ये भाग कौन सा है, सी डी ई एफ। अर्थात वेग v तथा समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल ही वस्तु के वेग को प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पर, तो ये वस्तु का विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, ग्राफ का छायांकित भाग सी डी ई एफ का क्षेत्रफल ये होगा। अतः स्पष्ट है कि वस्तु का विस्थापन को हम लगा दीजिएगा, वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरी आकृति के क्षेत्रफल के बराबर होती है। अब इसी से संबंधित एक अगला हमारा हेडिंग है क्या,
एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ से वस्तु का त्वरण कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए, इसके लिए हमने एक फिगर दिया है। ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक। अब वस्तु का जब कहीं बिंदु ए पर होती है तो वस्तु का वेग कितना है? v1 है और टाइम कितना है? समय t1। अब जब यही गतिशील वस्तु बिंदु ए से बी तक पहुंचती है तो बिंदु बी पर वस्तु का वेग v2 और समय t2 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ में एक सरल रेखा हमारी देखिए ओ ए बी प्राप्त होती है, जिसकी प्रवणता हमारी 90 अंश से कम होती है। यदि समय t1 व t2 पर वस्तु के वेग क्रमशः हमारे v1 व v2 हों तो इसलिए समय t1 व t2 के बीच वस्तु का वेग में कितना परिवर्तन होगा, इसको ज्ञात करने के लिए हम चित्र में देखिएगा, ये v2 में यदि v1 घटा दिया जाए तो हमारा वेग परिवर्तन निकल आता है, यानी वेग परिवर्तन हमारा बनेगा v2 माइनस v1। ठीक। और समय हमारा क्या बनेगा? t2 में यदि t1 घटा दिया जाए तो a और b के बीच लगा समय निकल आता है। तो आप देखिए, फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, त्वरण का वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, अर्थात वेग इक्वल वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो त्वरण की जगह पर तो हमने ए रखा और वेग परिवर्तन की जगह पर v2 माइनस v1 और समय अंतराल की जगह पर t1 माइनस t2। अब 1 के ए के नीचे 1 मान के त्रिज्या गुणा करा दीजिए तो हमारा देखिए, गुणा करा दीजिए या इनके वैल्यू मान रख दीजिए, गुणा ना करा करके हम वैल्यू मान रखते हैं। तो ए इक्वल देखिए क्या बना, ये v2 माइनस v1 चित्र में ध्यान से देखिए कितना है, इसको v2 माइनस v1 को हम लिख सकते हैं bc और t2 माइनस t1 की जगह पर लिख सकते हैं ac। तो ये बन गया a इक्वल bc अपान ac। bc क्या है? हमारा लंब है और AC क्या है? हमारा आधार है। ठीक। अब देखिए, ए तो वैसे रहा, अब इसके लंब बटे आधार को हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। अतः स्पष्ट है कि एक समान गति में वस्तु का त्वरण काम लगाते हैं वेग समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। इस प्रकार एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ से हम त्वरण ज्ञात कर लेते हैं। अब आते हैं देखिए गति के समीकरण। पीछे आपने पढ़ चुका है गति के समीकरण, देखिए कितने थे? 3 थे हमारे, v इक्वल u प्लस ए टी और दूसरा था हमारा s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा हमारा था v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये 3 गति के समीकरण मेन हैं। अब इनको हम दो विधियों से सिद्ध करेंगे, यानी इनको प्राप्त करेंगे। कैसे? ये सूत्र हमारे यानी प्राप्त हुए। तो अब इनको सिद्ध करने के लिए हम दो विधियां इस्तेमाल करेंगे। पहली विधि हम ग्राफी विधि है और दूसरी कलन विधि। तो ग्राफी विधि में आते हैं, पहले ग्राफी विधि से हल करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम वेग समय ग्राफ बनाते हैं। देखिए, हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, अर्थात वस्तु ए से जब चलती है तो टी समय पश्चात बिंदु बी पर पहुंचती है। तो यहाँ पर देखिए चित्र में, माना एक वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति प्रारंभ करके टी समय में s दूरी तय करके अंतिम वेग v प्राप्त करती है। यहाँ पर v है। ठीक। चूंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं वस्तु का त्वरण वेग समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है, इसलिए वस्तु का त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? ग्राफ में देखिए ये लंब बटे आधार। तो ए इक्वल हमारा बन जाएगा और देखिए चित्र में लंब कितना है? बी डी हमारा v माइनस यू है और हमारा आधार में ए डी कितना है? टी है।
तो मान रख देते हैं भैया। तो ए इक्वल कितना हो जाना, वी डी की जगह पर वी माइनस यू और ए डी की जगह पर हमारा टी। अब ए के नीचे 1 मानिए, त्रिज्या गुणा करा दीजिए। जब त्रिज्या गुणा कराएंगे तो v माइनस यू इक्वल ए टी। ठीक, अब u को हम उधर पक्षांतर करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, v इक्वल यू प्लस ए टी। यही हमारा गति का प्रथम समीकरण है। इसी तरह हम गति के 2 समीकरणों को अगले टॉपिक में हल करेंगे। अब आप इसको हेयर कॉपी पर नोट करिए और स्वतः इसको समझने का प्रयास करिए। यदि नहीं क्लियर हो रहा, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिएगा, हम आपको दोबारा समझाएंगे। थैंक यू।